हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर 5। और आज का जो मोटिव है वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। हम एल्कीन्स कर रहे थे, एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और थोड़ी बहुत आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी बातें सीखी थी। सिस और ट्रांस पे थोड़ा आधे घंटे का अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया था। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले टॉपिक पे लास्टली हमने कंप्लीट करके उसको छोड़ा था। अब जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स अगर कंप्लीट कर लें आज, तो आज का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पे आते हैं कि हम लैब के अंदर या इंडस्ट्रीज़ में एल्कीन्स कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एल्कीन्स के प्रिपरेशन से। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है एल्कीन बनाने का, वो पहला प्रोसेस है बाय पार्शियल रिडक्शन। बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। ये क्या होता है? एल्कीन्स से एल्केन बनाने के प्रोसेस में भी सीखा था। अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराया जाए, रिड्यूस कराया जाए, हाइड्रोजन ऐड कराया जाए, तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड बन जाता है। और वही काम एल्काइन के साथ किया जाए, ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम के साथ, तो एक एक हाइड्रोजन ऐड होकर ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम डबल बॉन्ड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ याद नहीं है तो परिणाम गाथा याद कराई जाए। तो देखो गौर से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ एक एक बॉन्ड है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूटेगा, ये फ्री रेडिकल कम बनेंगे, यहाँ और यहाँ आते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस से हम लोग इससे बनाते थे कार्बन और एक हाइड्रोजन और कार्बन, एक हाइड्रोजन और, ठीक। तो ये एल्केन बनाने का प्रोसेस था। ठीक इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम में ये काम किया जाए तो एल्कीन बन जाएगा। तो ये इसको हम लोग नाम देते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अच्छा, एक चीज़ और समझें, जो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये दो स्टेप में हो रहा है। मतलब दो तरह से, एक तो एल्काइंस का एल्कीन्स तक, और फिर एल्कीन्स का एल्केन्स बनाने में। हम ये कहेंगे, ये लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पाया जाएगा कि ये जो प्रोसेस है एल्काइंस का एल्कीन्स में, ये बहुत फास्ट होता है। और ये जो एल्कीन्स से एल्केन बनाने का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, पर एज़ कम्पेयर टू एल्काइंस रिड्यूस टू एल्कीन्स, जो एल्कीन रिड्यूस टू एल्केन्स है वो बहुत स्लो होता है। अब क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है, ऊपर वाला प्रोसेस फास्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्काइन से एल्कीन अगर आप बना रहे हो तो एक अच्छा सा सूटेबल कैटलिस्ट या कोई पॉइजन लगाकर रिएक्शन को रोक कर आप एल्कीन की स्टेज पर रिएक्शन को रोक सकते हो, फर्दर उसको रिड्यूस नहीं होने दोगे। तो एल्कीन्स को रोका जा सकता है, ठीक। दूसरी बात, मतलब एल्काइन लेना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराना है, कोई पॉइजन लेना है, रिएक्शन को रोक देना है, आपके पास एल्कीन बन जाएगा। अब जितनी भी हमारी एल्कीन्स थी उनमें दो तरह के आइसोमर हमने बहुत स्टैंडर्डली पढ़े थे। एक सिस आइसोमर था और एक ट्रांस आइसोमर था। सिस और ट्रांस आइसोमर, ये दो तरह के आइसोमर हमारे पास हुआ करते थे। अब जो एल्काइन से एल्कीन बनेगा वो कौन से आइसोमर में कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करता है रिएजेंट पर, कि कौन सा रिएजेंट हमने इस्तेमाल किया। तो ऐसी चीज़ों के लिए, इस तरह के रिएक्शंस के लिए हम लोग कुछ रिएजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे PbCO3 लेड कार्बोनेट, सल्फर, या क्विनोलिन। जो क्विनोलिन है इसको हम लोग नाम देते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक। लिंडलार कैटलिस्ट ये नाम दिया करते हैं। इसके प्रेजेंस में आप ये काम करेंगे तो आपको, जब ये यूज़ करेंगे तो सिस आइसोमर आपको ज़्यादा मिलेगा, मेजर मिलेगा। इसकी जगह पे अगर आप लिक्विड अमोनिया और सोडियम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया NH3 का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि ये इस्तेमाल करने पर, इसको हम बर्च रिडक्शन बोलते हैं, नाम से पूछा जाता है रिएक्शन। अगर बोला जाए बर्च रिडक्शन तो आपको लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करना है और सोडियम के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांस आइसोमर जो है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में सामने आता है, ठीक। तो जो रिएजेंट के नाम बताए जाएं, रिएजेंट के नाम के साथ रिएक्शंस याद होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन की खास बात यही है। एग्जाम्पल के लिए अब आ जाइए एल्कीन बनाने पर। आपके पास एल्काइन था, एल्काइन से आपने बनाना है एल्कीन,
कैसे बनेगा देखो, ऐसे बनेगा कि सी, ये है, मान लो आपके पास कार्बन और डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड यार, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये है, और फिर यहाँ पे आप CH3 ले लो और यहाँ पे आप CH3 ले लो। गौर से देखो, जानबूझ के मैंने सिमेट्रिक केस लिया है, क्योंकि इसके बाद जब सिमेट्रिसिटी को हटाएंगे तो आगे भी काम की चीज़ें बताएंगे, सेट्स रूल वगैरह आ जाएगा वहाँ पर, इसलिए ये काम किया जा रहा है। इसकी रिएक्शन, अब आप इसकी रिएक्शन जो है वो कराने की कोशिश करो कैल्शियम कार्बोनेट या लेड कार्बोनेट भी ले सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह, और सल्फ़र ले लो, ठीक। इसी में क्विनोलिन ले सकते हो जिसको हम बोलेंगे लिंडार कैटलिस्ट। जब इससे रिएक्शन कराओगे तो जो बनेगा वो सिस आइसोमर मेजर प्रोडक्ट के रूप में सामने आएगा, ये। और इसी का उल्टा अगर यहाँ पर आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हो, जिसको हम बर्च रिडक्शन नाम देते हैं, बर्च रिडक्शन, तो यहाँ पर ट्रांस आइसोमर आपके पास सामने आता है, ये CH3, यहाँ पे CH3 और ट्रांसपोजिशन पे हाइड्रोजन्स, ठीक। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। दूसरा केस, ये रिएक्शन हो गई। दूसरा केस क्या है? दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स, लिख लेते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और एल्काइल हैलाइड को ही हम लोग नाम दिया करते हैं हेलो एल्केन्स। ये हेलो एल्केन्स है। अब हेलो एल्केन की चर्चा करें, ये क्या काम करते हैं, गौर से देखो। कार्बन, मैं स्कीमेटिक डायग्राम पहले बनाता हूँ रिएक्शन का, उसके बाद फिर एग्जांपल लिख के देता हूँ। ये कार्बन कार्बन, यहाँ 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 ऐसे बॉन्ड्स हैं। मुझे बाकी बॉन्ड से मतलब नहीं है, मुझे एक कार्बन पे तो हेलोजन लगाना है, तो लेट अस अटैच, इरेजर कहाँ है, ये और यहाँ लगाता हूँ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस बात को फोकस करना और समझना, याद भी रखना कि जिस कार्बन पे ग्रुप लगा होता है, हेलोजन हो, अल्कोहल या कुछ भी हो, तो जिस कार्बन पे ग्रुप लगा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े सारे के सारे कार्बन को, हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम नाम देते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए सारे के सारे हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। ये हो गया। अब क्या होगा कि इस रिएक्शन में ये हेलोजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, निकल जाएगा, ठीक। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे आप एल्कोहलिक KOH लेते हो तो ये K जो है वो K प्लस प्रोवाइड करता है, और OH जो है वो OH माइनस प्रोवाइड करता है। ये OH माइनस जो है वो हाइड्रोजन के साथ गेम खेलता है। ये मैं पहले K और OH हटा दूँ तो यहाँ प्रोडक्ट लिखना होगा। X को हटा दिया गया, जैसे X निकला तो ये कार्बन तरसने लग गया, इसने हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ा, डबल बॉन्ड बनाया, ठीक। ऐसा होते ही वो जो हाइड्रोजन है, ये जो हेलोजन निकलेगी, ये हेलोजन K के साथ निकल जाएगी, और हाइड्रोजन जो यहाँ से निकल रही है ये हाइड्रोजन OH के साथ H2O बनाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, साथ में मुझे मिलेगा KX और H2O, ठीक। ये जो बन के आया ये एल्कीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल रिएक्शन है। मैकेनिज्म के साथ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखो क्या सीन है, हो क्या रहा है, जैसे लिखा हो CH3, गंदा लिख गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हो जाए KOH से, और KOH होना चाहिए एल्कोहलिक, तभी तो OH टूटेगा। और लगभग लगभग 350 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर, थोड़ा बहुत गर्म भी कर दो। ऐसा होने पर ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है, और ये I टूटेगा यहाँ से, I टूटा यहाँ पर, तो जो इसका CH3 है, इधर सिंगल बॉन्ड लगाइए, इधर 2 लगाइए, इधर H लिखिए, तो ये वाला बॉन्ड टूट कर इधर पहुँच जाएगा, तो जो K है वो KI बना लेगा, OH निकले हुए H के साथ H2O बना लेगा, और ये अब हमारे सामने
एथीन बन के सामने आ गया, जिसका नाम एथाइलिन, कॉमन नेमिंग में हम लोग नाम दिया करते हैं। सिंपल है, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं। अच्छा, आयोडीन के साथ केस हो गया, किसी और के साथ रिएक्शन हो सकती है तो हेलोजन बदल सकते हो। हेलोजन को बदलो, जैसे यही रिएक्शन करानी हो, ये CH2, यहाँ पे मैं H लगा देता हूँ और इसी में मैं Br लगा देता हूँ। यही रिएक्शन KOH की एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में 350 केल्विन पे आप कराइए तो ये यहाँ टूटेगा, यहाँ का बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर से KI बनने KBr बनेगा, यार I क्यों लिखा है, KBr बनेगा और H2O बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब एथीन बन जाएगा, बात खत्म। ठीक, ये बन गया। अच्छा, इसमें कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, तो दिमाग में रखें कि आयोडीन वाली रिएक्शन का रेट फास्टर होगा। कारण क्या है कि आप सबको पता है कि आयोडीन माइनस जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ब्रोमीन माइनस से, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसका ज़्यादा होगा, आयोडीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन से, और फ्लोरीन का तो खैर कोई मतलब ही नहीं। ठीक, इतने स्टेबल फ्लोराइड्स नहीं होते हैं, इसलिए फ्लोरीन की चर्चा कम से कम करते हैं, क्योंकि आयोडीन माइनस ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में आयोडीन ज़्यादा होगा। अब मान लो कि आयोडीन की चर्चा ना की जाए, ये पूछा जाए फॉर द सेम हेलोजन, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा। अगर फॉर सेम हेलोजन रेट ऑफ रिएक्शन की चर्चा करनी हो तो मेरे हिसाब से थर्ड डिग्री सबसे ज़्यादा, सेकंड डिग्री उससे कम, और फर्स्ट डिग्री सबसे कम। उसका कारण क्या है कि जब भी आप हेलोजन को निकालेंगे तो हेलोजन के निकलने के बाद जो कैटायन बनेगा वो स्टेबल कब होगा, वो स्टेबल तब होगा जितना ज़्यादा हमारा डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा। टर्शरी के पास क्लाउड ज़्यादा होता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन निकलने की नौबत रहेगी। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात को। यहाँ पे एक नई चीज़ आती है जिसको बोलते हैं सेड्जेफ रूल, तो वो क्या होती है वो भी देखते हैं। सेड्जेफ रूल क्या होता है, देखो सबसे पहले तो तरगोला लगा लो और सेड्जेफ रूल की बातें करो। कुछ ऐसी खास बात है तो समझना, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें ये कि CH3 CH2, यहाँ पे CH, फिर यहाँ CH2, और इधर मैंने ये H लगा लिया बाहर और यहाँ पे लगा लिया मान लो क्लोरो है, क्लोरीन लगा लिया बाहर, और फिर लिखा KOH, और ये फिर से वही है एल्कोहलिक रिएक्शन जो है वो हो रही है, 350 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर है। इस एटमॉस्फेयर में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो इसकी रिएक्शन आप देखो लिखो, तो वही क्लोरीन KCl निकल जाएगा सबसे पहले तो, और फिर निकलेगा H2O, और ये H चला गया, ये क्लोरीन निकल गया, और जहाँ से निकला तो इस हिस्से पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम लिखेंगे CH3 CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। इसमें दूसरा प्रोडक्ट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, पर ऐसा ना होकर टर्नल कार्बन पर अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट ना होता, कुछ ऐसा होता, जैसे इसको इरेज करके कोने से लिखता हूँ, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे आया बेटा आपका Br, और इसकी रिएक्शन जो है वो KOH से करनी है, एल्कोहलिक लेना है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि इस कार्बन का हाइड्रोजन निकल जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन का हाइड्रोजन निकल जाए। तो चलो लेफ़्ट वाले कार्बन को निकालते हैं, CH3 हटेगा, सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, बाकी तो प्रोडक्ट निकल गया, उससे मतलब नहीं है अपने को। ठीक है ना, यहीं से दूसरा प्रोडक्ट बनाओ। अब इस कार्बन का हाइड्रोजन को निकालो, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH2। ठीक है, तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब दो पॉसिबिलिटीज़ में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन माइनर होगा, ये बताता है सेड्जेफ रूल। सेड्जेफ रूल, ये सेड्जेफ रूल क्या बताता है, सेड्जेफ रूल ये कहता है कि जब भी कभी ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन हो, कोई एल्काइल हैलाइड हो, तो उसमें से जो हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन उस वाले कार्बन से निकलेगा जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम हो, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। तो देखो गौर से, डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है इन दो कार्बन पे, इन दो कार्बन पे जिन पे डबल बॉन्ड लगा है उन पे हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक ये एक ये। अब नीचे वाले में देखो, इनमें डबल बॉन्ड लगा है,
कितने हाइड्रोजन हो गए डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे? 3 हाइड्रोजन हो गए। तो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा 80%, और जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो गई वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा 20%। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात का। मोर स्टेबल हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे हाइड्रोजन की संख्या जिस एलिमिनेशन से मिनिमम निकलेगी वही मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा, और जहाँ कार्बन वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी वो उतना स्टेबल नहीं निकलेगा, तो मेजर प्रोडक्ट ना होकर माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट्ज़ेफ रूल कहलाता था। पर्टिकुलर टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन तो शायद समझ ही आ गया होगा कि हाइड्रोजन भी हट रहा है और हेलोजन भी हट रहा है, तो इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक, ये भी बोला जाता है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन भी हटा और हेलोजन भी हटा, एक तो ये नाम हो गया। दूसरा, इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन में अल्फा कौन है? वो कार्बन जहाँ ब्रोमीन लगा है, मतलब हेलोजन लगा है। अगल बगल वाले कौन हैं? बीटा, ये भी बीटा। तो चाहे माइनर में निकालो चाहे मेजर में निकालो, जो हाइड्रोजन निकल रहा है निकल तो बीटा कार्बन का रहा है, मतलब बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है। अब अगर बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसका मतलब ये एलिमिनेशन का एक स्पेशल नाम रख दिया गया है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? जिस एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाए। सेट्ज़ेफ रूल याद रखें, बीटा एलिमिनेशन याद रखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो केस है वो केस है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। नाम अजीब है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। ये विसिनल क्या शब्द होता है? इसको शॉर्ट में VIC विस करके लिखते हैं। मतलब ये होता है कि जब जो हेलोजेंस हैं वो एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हों। ठीक है ना, ध्यान रखें, हेलोजेंस आर एट एडजेसेंट कार्बन्स। ठीक है, जैसे मानो कि ये CH2 है, यहाँ भी CH2 है, इसी पर आपने इधर क्लोरीन, इसी पर आपने इधर क्लोरीन लगा दिया है, तो आपको देखो एक कार्बन उसके बगल वाले कार्बन, आजू बाजू के कार्बन पे हम लोगों ने लगा रखा है ये। इसको हम बोलते हैं विस डाइहैलाइड। ठीक, विसिनल डाइहैलाइड। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सिंपल है। इसमें आप जिंक डस्ट ले लीजिए, डस्ट का मतलब पाउडर्ड फॉर्म में आप ले लीजिए, और इसमें एथेनॉल या मेथेनॉल कुछ भी, मतलब एल्कोहलिक जिंक डस्ट ले लीजिए, काम खत्म। ये लेने पर ये दोनों के दोनों जो हेलोजन हैं ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, टूट जाएंगे और जिंक के साथ निकल आएंगे, ZnCl2 बन जाएगा। और फिर वहाँ क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा। ठीक, ये प्रोडक्ट हो गया, सिंपल। अगली रिएक्शन देखो, जैसे लिखा हो CH3, कुछ बड़े ले लो, ये कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ मान लो आपने ब्रोमीन लगाए और यहाँ भी ब्रोमीन लगाए, ये भी विसिनल ही है क्योंकि आजू बाजू के कार्बन्स पे हेलोजन लगा हुआ है। फिर से वही रिएक्शन कि आप कोई मेथनॉल या एथेनॉल कुछ भी ले लीजिए और जिंक डस्ट आप यूज़ करिए। जिंक डस्ट यूज़ करते ही दिखाई देगा कि जिंक के साथ Cl2 निकल जाएगा, जिंक Cl2 हो गया, और बचा क्या हमारे पास? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। भाई यहाँ से निकल रहे हैं दोनों, तो यहीं तो डबल बॉन्ड आने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोपीन टाइप की चीज़ बन गई, इसका नाम भी लिख लेते हैं प्रोपीन। और पहले क्या बना था? एथीन। देखो अब समझो, ये जो रिएक्शन है इसमें सिर्फ हेलोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम नाम दिया करते हैं डी हेलोजिनेशन। ठीक, और फिर वही बात, डी हेलोजिनेशन, और जो डी हेलोजिनेशन है इसमें जिंक की जगह सोडियम इस्तेमाल करो तो कहानी बदल जाएगी, ईथर इस्तेमाल करो तो कहानी बदल जाएगी। जैसे अगर लिख लें, स्पेशल है याद रखना, कई बार रिएक्शन बदल के भी पूछ लेते हैं। इफ़ वी यूज़ सोडियम इंस्टेड ऑफ जिंक तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, समझाते हैं। तो बड़ी चेन बनती है, मतलब ये छोटे प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। देखो कैसे, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, CH
थ्री CH2 CHBr2 प्लस Na। अब देखो इसको 2 मोल ले लो, 4Na ले लो और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। दो पॉसिबिलिटी क्या है कि सबसे पहले तो दोनों के दोनों जो ब्रोमीन उनको हटा दीजिए आप। ब्रोमीन को हटाने के बाद आपके पास बचेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH2 नहीं, पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करा दो आप। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के बाद आप बना दो CH3 और CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ बन जाएगा। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये क्या किया, ये कुछ भी नहीं खास किया। बेसिकली इसी पूरी चेन में से दोनों ब्रोमीन को हटाया और ऐसे ही एक मॉलिक्यूल को दोबारा इसी में जोड़ दिया। आप देखो गौर से, तो CH3 CH2 CH और यही एक मॉलिक्यूल CH3 CH2 और CH, इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं जब हम सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ईथर के प्रेजेंस में है, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में। तो ये कहानी है। और जो ब्रोमीन है वो तो NaBr बन के निकल जाएगी। ठीक, तो 4NaBr, ये तो ये प्रोडक्ट निकल गया, इससे कोई मतलब भी नहीं अपने को, ये बना। तो हेक्स 3ईन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। और प्रोपीन जो बनता है वो बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट में बनता है, तो उसको हम लिखते भी नहीं हैं, ये बहुत कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। ये छोटी सी चीज़ थी कि अगर आप रिएजेंट बदलेंगे तो प्रोडक्ट बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है ना। मेथड ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लैब के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड किसी रिएजेंट से रिएक्ट ना कर जाए। तो ऐसे समय पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसीजर का, कि इम्प्योर एल्कीन लो और ऐसी कोई रिएक्शन कराओ, उसके बाद प्योर एल्कीन सामने आता है। खैर, काम की चीज़ नहीं है, एग्ज़ाम में कभी नहीं आती। अधिक जानकारी के लिए कभी पढ़ाया जाएगा, फ़िलहाल का मोटिव उस दिशा में जाने का नहीं है। चौथा प्रोसीजर क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स फ्रॉम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं समझो। कोई भी एल्कोहल की सीरीज़ बनाओ, ग्रुप बनाओ, ये कंपाउंड में अगर एल्कोहल का ग्रुप एक ही बार लगा है तो मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, 2 बार लगा है तो डाईहाइड्रिक बोलेंगे, 3 बार लगा है तो ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। अच्छा, एक बार लगा हो, मोनोहाइड्रिक्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक आर कॉल्ड ग्लाइकॉल्स एंड ट्राईहाइड्रिक आर कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो हमें एल्कोहल से मतलब है, मतलब मोनोहाइड्रिक से मतलब है। और इनका करना क्या है, इनका करना है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे होता है, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटिंग एजेंट से होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 लेना है, फॉस्फोरिक एसिड लेना है। तो मिनरल एसिड जब कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है, ऑक्सी एसिड स्पेशली, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जब भी एसिडिक डिहाइड्रेशन, अब सोचो एसिड से डिहाइड्रेशन करा रहे हो तो इसका नाम क्या रख दोगे, एसिडिक डिहाइड्रेशन। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के एसिडिक डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनाया जाता है। कैसे बनता है देखो गौर से, मेरे हिसाब से ऐसे एक रिएक्शन लिख लेनी चाहिए। कार्बन कार्बन है, यहाँ 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 सब कुछ ये है, इधर लगा लो H और इधर लगा लो OH, तो एल्कोहल तो ऐसे ही बनेगा। और हाइड्रोजन तो जानबूझ के लगा के दिखाया है ताकि आपको रिएक्शन का स्टाइल समझाया जा सके, बाकी कोई खास बात नहीं है। आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लीजिए, और भी दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हैं, जैसे Al2O3 भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। थोड़ा बहुत रिएक्शन को गर्म करिए तो आपको एक बढ़िया सी रिएक्शन दिखाई देगी, क्या कि यहाँ पे ये दोनों भाई जो हैं ये वाटर बना के निकल लेंगे। इसका मैकेनिज्म कुछ और होती है, ये सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम है कि हाँ भाई ऐसा होता है। यहाँ से पहले OH अपना बॉन्ड लेगा, फिर H का बॉन्ड टूटेगा, इस तरह की रिएक्शन से, तो उससे मतलब नहीं अपने को। तो सबसे पहले जो H और OH निकल के H2O निकला वो तो निकाल दीजिए। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ख़त्म, एल्कीन बन गया अपने पास। अब पीछे क्या था आगे क्या था उससे क्या मतलब। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ लेना हो तो जैसे CH3 CH2OH, CH3 CH3
CH3 CH2 OH और Al2O3 इसकी प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं। ठीक, तो करना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर निकल गया। ठीक, ये H2SO4 95%। ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत गर्म भी करना है तो समोसा लगा दीजिए, क्या होगा, H2O निकल जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। रिएक्शन देखिए, ये अब देखो क्या है, CH2 और H2O सिंपल। इसमें साइक्लिक कंपाउंड भी लिया जा सकता है एग्जाम्पल में, साइक्लोहेक्सेनॉल ले लो और H3PO4 ले लो, एसिड बदल लो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट वही बनने वाला है। तो बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए और H2 बेसिकली यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इन दोनों को मिला करके आप H2 निकाल दीजिए। तो जिन कार्बन से OH और H निकला है उस पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप ये देखो, CH3 इधर भी, CH3 इधर CH3 और यहाँ पे OH। तो आप टर्शरी का केस ले आए हैं, इसके अंदर आप H2SO4 ले लीजिए और H2SO4 में आप गर्म कर दीजिए, तो क्या बनने वाला है, CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बचा CH2 और डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक, तो किसी भी एक हाइड्रोजन से किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन हट सकता था इस पर्टिकुलर केस में। तो क्लियर है कि जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाएंगे तो अवेलेबल हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, यानी कि रिएक्शन का होना उतना ईजी हो जाएगा। यानी प्राइमरी मुश्किल से रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी आसानी से देंगे, टर्शरी और आसानी से देंगे। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टर्शरी के लिए ज़्यादा, सेकेंडरी के लिए उससे कम, प्राइमरी के लिए सबसे कम होने वाली है। ठीक है, और बहुत सिंपल सी बात है, सेट जेफ रूल करके लगा के देख लो, एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना लो। ये CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो। H2SO4 लेने के बाद दो तरह के प्रोडक्ट आपके सामने आ सकते हैं, जैसे एक यहाँ का हाइड्रोजन हटा दो, एक यहाँ का हाइड्रोजन हटा दो। तो पहले लेफ्ट वाला हटाते हैं, तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। फिर यहाँ वाला हटाओ, राइट वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH तो खैर हटा ही दिया हमने, OH तो निकालना ही था। तो यहाँ CH और फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH2। गौर से देखो, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, मतलब ये लगभग लगभग 80% बनने वाला है और लगभग लगभग 20% बनने वाला है। मतलब ऊपर वाली चीज़ जो है वो मेजर है और ये जो है वो माइनर है। अगर ऐसा है तो हम इसको कहते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ प्रोडक्ट, इसको हम नाम देते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, इसकी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। अब जो सेडजेफ प्रोडक्ट वाला हम लोगों ने निकाला, या फिर जो अभी तक रिएक्शन कर रहे हैं, सेडजेफ को तो छोड़ दो, जो पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन है कैसे होता है, तो मैकेनिज्म देखो कैसे होती है। मैकेनिज्म में स्टेप 1 क्या है, देखो सबसे पहले एल्कोहल की प्रॉपर्टी देखो। ये तो दो लोन पेयर है हमारे पास, H प्लस कहीं से आया, H प्लस कहाँ से आया समझो, H2SO4 जो है वो टूटेगा अपने आप H प्लस और HSO4 माइनस में, उस H प्लस और HSO4 माइनस में से H प्लस आ गया। इस H प्लस को लोन पेयर कौन देगा, एल्कोहल का ऑक्सीजन। ठीक, तो इससे बनेगा क्या, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन,
ये लोन पेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा था और लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। स्टेप 2 क्या है रिएक्शन का, देखो स्टेप 2 क्या है, ये है CH3, आगे CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है, उस पर प्लस चार्ज उसको पसंद नहीं है, तो बगल वाले से बॉन्ड तोड़ करके अपने चार्ज को बना लेगा। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, और जो भी स्लो प्रोसेस होते हैं वो RDS होते हैं, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं। ठीक, जब ये टूटा तो देखो क्या बन गया, ये H2O, और पानी ही तो निकालना था, तभी तो डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं। ये निकल गया, पानी निकल गया, बचा क्या CH3 CH2, और क्योंकि बॉन्ड टूटा है ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया है, तो कार्बोकैटायन बना। अब कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, कैसे सही होगा, देखो CH2, यहाँ CH2, ये कार्बोकैटायन, इस पे हाइड्रोजन। अब बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट कह लो इसको, या हाइड्रोजन की शिफ्टिंग बोल लो, कुछ भी कह लो, कोई बात नहीं। हो क्या रहा है समझो, ये बॉन्ड टूटा यहाँ पर और हाइड्रोजन निकल गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस बाहर हो गया। तो जो H प्लस हमें एक बार एसिड ने दिया था, उसके बाद तो हर बार H प्लस हमें इसी से मिलता रहेगा। तो एक H प्लस एसिड दे रहा है जो कि वाटर बना ले रहा है, और फिर उसके आगे एक H प्लस मुझे इस कार्बोकैटायन के टूटने से मिल रहा है, तो ये H प्लस आगे रिएक्शन को प्रोसीड करता रहेगा। ठीक, और जो हमारे पास ये बन के आया इसको हम एल्कीन बोल रहे हैं। दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। ठीक, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब अगला हिस्सा क्या है इसका, लास्ट प्रिपरेशन का मेथड है, और अच्छा भी है, देखोगे तो अच्छा लगेगा। 5वां प्रोसेस है शायद, फ्रॉम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या चीज़ है समझो, देखो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, दिमाग में रखना। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब एक ही कार्बन में, एक ही ग्रुप में, एक ही चेन के अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड हों, तो देखो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को सब्सटीट्यूट कराया पोटेशियम से, तो पोटेशियम का सॉल्ट बन गया। इसी में हम लोग वाटर डालें, मतलब इसको वाटर में घोलें, और घोलने के बाद इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और हाइड्रोजन निकलेगी, और वाटर बनेगा। ये क्या हुआ समझो, जो ये वाटर है ये टूट रहा है H प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। तो ये जो OH माइनस है, ये क्या कर रहा है अगर समझे तो, पोटेश H2 कैसे निकाल दिया, KOH निकलेगा, वाटर नहीं निकलेगा, देखो हाँ गलती हो गई है, H2 है और यहाँ पे KOH निकलेगा, तो जो ये K है ये K टूटेगा माइनस और प्लस, माइनस और प्लस में, तो जो ये वाटर था हमारा ये H प्लस और OH माइनस में टूट रहा है, तो ये एक OH इस K के साथ, ये एक OH इस K के साथ मिलकर के KOH बना लेगा, 2 मोल लिख लो इसके। ठीक, और 2 मोल से जो ये जो हाइड्रोजन है ये मिलकर हमें हाइड्रोजन बना के दे देंगे। ठीक, और इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, थोड़ी बहुत गर्मी पैदा होगी, तो कभी भी ये COO माइनस टाइप की चीज़ जो है ना, ये टूटती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये COO निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो बचा क्या, ये वाला हिस्सा डबल बॉन्डेड सिस्टम बन जाएगा जिसको हम एल्कीन बोलेंगे, तो ये एल्कीन बन गया। ठीक, और इसको हम बोलते हैं एल्कीन को प्रिपेयर करने का कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। और ख़ास बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है पेपर के पर्पज़ से। इसका अगर आपको मैकेनिज़्म सीखना हो तो कुछ खास नहीं है, इसको ऐसे सीखा जा सकता है जैसे CH2 CH2 COOK COOK। ठीक, इसको आयनाइज करिए सबसे पहले, आयनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, CH2COO माइनस, और यहाँ पे CH2COO माइनस, ठीक है, और प्लस 2K प्लस। ठीक, दोनों दोनों पोटेशियम निकाल दिए। इसके बाद आप वाटर को हाइड्रोलाइज कराइए, H2O 2 मोल्स लिए थे हमने, रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए 2 मोल ज़रूरी थे, ये 2OH और H प्लस में टूट जाएगा। ठीक, अब क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है तो एनोड और कैथोड पे तो रिएक्शन होने वाली हैं, तो एनोड पर रिएक्शन कराओ,
एनोड की रिएक्शन को गौर से देखो, क्या बनने वाली है, CH2 CH2 COO माइनस COO माइनस, ठीक है ना। और ये दो इलेक्ट्रॉन, एक ये चार्ज और एक ये चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन देंगे और क्या बनाएंगे, CH2 COO और यहाँ CH2 COO, ठीक। अब ये स्पेशी बहुत अनस्टेबल है, ये रुकती ही नहीं है और ये रिएक्ट होती है, अपने आप को डिकम्पोज करती है। थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपने आप को डिकम्पोज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगी और CH2 डबल बॉन्ड CH2 में टूट जाएगी। यही हमारा एल्कीन है और यही हमारा प्रोडक्ट है। बाकी जो हाइड्रोजन और KOH टाइप की चीज़ें हैं वो तो नीचे ही रह जाए, KOH तो नीचे ही रह जाएगा। और कैथोड पर अगर रिएक्शन लिखनी हो तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन की रिएक्शन लिख सकते हैं, तो एट कैथोड लिख लो। एट कैथोड दो हाइड्रोजन के मोल थे, प्लस आयन थे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, H और H बनेगा, इसी के बाद वो H2 बन जाएगा, बात खत्म, हाइड्रोजन निकल गई, सारे प्रोडक्ट सामने आ गए। दिस इज़ द एंटायर मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। और एनोड कैथोड पे भी रिएक्शन लिख ली। तो ये जो हिस्सा आज हमने किया, ये सारा का सारा हिस्सा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पर था। तो फिलहाल की कहानी में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन किया है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हो गया। अब अगला हिस्सा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। तो सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट, कलर, ओडोर एक्सेट्रा, ये सारी बातें करनी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देते हैं कि नहीं देते हैं, एडिशन देते हैं कि नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिटेल्ड डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आज के लिए सिर्फ प्रिपरेशन मेथड्स ही हैं। तो प्रिपरेशन मेथड तक देखिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।